नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमि रिकॉर्ड मामले में जिले स्तर से स्कैनिंग प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। समस्याओं की विस्तृत जानकारी विभाग को भेजने का मिला निर्देश। जटिल मामलों के लिए 75 दिन का समय किया गया निर्धारित। 24 घंटों के बाद एक बार फिर शुरू हुआ पटना मेट्रो। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे हुआ पुनः परिचालन। अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं रही बंद। अवैध खनन में जुर्माना नहीं देने पर वाहन होंगे जब्त। विभाग ने सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को दिए निर्देश। छापेमारी में दर्जनों वाहनों पर लगाया गया जुर्माना। शिक्षा मंत्री ने बताया TRE 4 परीक्षा जल्द होगी आयोजित। 25,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षकों की कमी के लिए की जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग। जाने PUC सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी? पर्यावरण से होता है इसका सीधा संबंध। गाड़ी से निकलने वाले धुएं को जांचने के लिए होता है ये सर्टिफिकेट। बिहार के युवा क्रिकेटरों की PM मोदी ने की प्रशंसा। कहा, मेहनत और प्रतिभा के आधार पर होता है खिलाड़ियों का चयन। युवाओं के हालिया असाधारण प्रदर्शन को बताया भारत की सच्ची ताकत। धोनी की सलाह ने झारखंड को स्मैश में बनाया चैंपियन। खिलाड़ियों के चयन और रणनीति में रहा था धोनी का योगदान। टूर्नामेंट के दौरान देते रहे टीम को मार्गदर्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BSF स्पोर्ट्स कोटा में कांस्टेबल भर्ती के लिए 27 दिसंबर से करें आवेदन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 रात 11:59 तक rect.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है, जिसमें SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। योग्यता के लिए 10वीं पास और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भागीदारी अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। भूमि रिकॉर्ड मामले में जिले स्तर से स्कैनिंग प्रमाण पत्र होगा अनिवार्य। बिहार में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य के सभी जिलों में भू अर्जन कार्यालयों की दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है और अब जिला स्तर से स्कैनिंग पूर्णता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। निदेशक ने सभी पदाधिकारियों को स्कैन किए गए दस्तावेजों की संख्या, उपलब्ध अभिलेख और समस्याओं की विस्तृत जानकारी विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदियां पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी है। त्रुटियों के सुधार के लिए परिमार्जन प्लस योजना शुरू की गई है, जिसमें साधारण सुधार के लिए 15, तकनीकी सुधार के लिए 35 और जटिल मामलों के लिए 75 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इससे प्रणाली पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी। 24 घंटों के बाद एक बार फिर शुरू हुआ पटना मेट्रो का परिचालन। तकनीकी खराबी के कारण 24 घंटे लगातार बंद रहने के बाद पटना मेट्रो सेवा गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे फिर से शुरू हो गई। बुधवार को 76 दिनों के बाद पहली बार मेट्रो संचालन पूरी तरह से ठप्प हो गया था। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया कि अप्रत्याशित तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं बंद रही। तकनीकी टीम द्वारा समस्या दूर किए जाने के बाद मेट्रो दोबारा चालू हुई। पटना मेट्रो का प्राथमिकता कॉरिडोर 6 अक्टूबर को उद्घाटित हुआ और 7 अक्टूबर से आम जनता के लिए खुल गया था। वर्तमान में सेवा भूतनाथ, 0 माइल और ISBT स्टेशनों के बीच चल रही है। अवैध खनन में जुर्माना नहीं देने पर वाहन होंगे जब्त। बिहार सरकार ने बालू और अन्य लघु खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ा दी है और अब जुर्माना तय समय सीमा पर न जमा होने पर वाहन को जब्त कर राज्य सात कर दिया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विभाग को सूचना मिली थी कि कई वाहन बिना या फर्जी नंबर प्लेट से अवैध खनिज ले जा रहे थे। विशेष छापेमारी में दर्जनों वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और अब सभी वाहनों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। ये कदम अवैध खनन रोकने और नियमों की अनदेखी पर कड़ा संदेश देने के लिए है। 18 जनवरी को बेतिया से प्रस्थान करेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। IRCTC के DGM राजेश कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 18 जनवरी से बेतिया स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन दक्षिण भारत की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन के लिए चलाई जाएगी। ये 14 रात और 15 दिन की यात्रा होगी, जिसमें रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, मल्लिकार्जुन और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थल शामिल है। ट्रेन 3 श्रेणियों इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट क्लास में उपलब्ध होगी, जिसमें किराया 27,535 रुपए से 51,405 रुपए तक निर्धारित है। यात्रियों को यात्रा, ठहरने, भोजन, स्थानीय भ्रमण और होटल सुविधा प्रदान की जाएगी। सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है।
अपार्टमेंट फ्लैट जमाबंदी को लेकर नई नियमावली हुई लागू। बिहार में अपार्टमेंट के नए फ्लैट की जमाबंदी पर पिछले 1 साल से रोक लगी है, जिससे हजारों फ्लैट खरीदार परेशान हैं। अंचल कार्यालय नई नियमावली लागू होने का हवाला देकर प्रक्रिया रोक रहे हैं। राजस्व विभाग ने अपार्टमेंट फ्लैट की जमाबंदी को लेकर नई नियमावली का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें सभी फ्लैटों की जमाबंदी एक साथ करने का प्रावधान है। ये प्रारूप 3 महीनों से विभागीय मंत्री की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। नई व्यवस्था से कानूनी जटिलताओं से बचाव होगा और फ्लैट धारियों के हित सुरक्षित रहेंगे। बिहार में 31 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। कृषि विभाग ने राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया है। कालाबाजारी, तस्करी और अधिक मूल्य पर बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रबी मौसम में अब तक 31 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और 83 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार शिकायतों के आधार पर उड़नदस्ता दल जांच कर रहा है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी के सहयोग से तस्करी रोकी जा रही है। स्टॉक सत्यापन शुरू हो चुका है और दिसंबर तक किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं आएगी। समस्तीपुर में 30 दिसंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन। समस्तीपुर जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। जिला नियोजनालय समस्तीपुर 30 दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित कर रहा है। यह कैंप एलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जिला नियोजनालय परिसर में होगा और इसमें प्रोडक्शन हेल्पर और पैकिंग हेल्पर के पदों पर स्थायी भर्ती होगी। मासिक वेतन 15,000 से 18,000 के साथ मुफ्त रहन सहन और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। न्यूनतम योग्यता 8वीं, 10वीं या ITI, उम्र 18 से 42 वर्ष। केवल पुरुष ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। अभ्यर्थियों को बायोडेटा और जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। मैथिली नाटक जनक नंदिनी का भारत रंग महोत्सव के लिए हुआ चयन। विश्व के सबसे बड़े नाट्य महोत्सव 25वें भारत रंग महोत्सव 2026 के लिए मैथिली नाटक जनक नंदिनी का चयन हुआ है। इस नाटक का लेखन, परिकल्पना और निर्देशन वरिष्ठ रंग निर्देशक डॉक्टर प्रकाश झा ने किया है। नाटक 30 जनवरी 2026 को असम के नौगांव में मेलोरंग संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक की विशेषता है कि सभी पात्र महिलाएं हैं और संवाद गीतात्मक शैली में है। मिथिला की पारंपरिक लोक धुनों से सजे हैं। सीता के रूप में पात्र अपनी भावनाएं और जीवन की परतें उद्घाटित करती हैं। ये नाटक वर्तमान बेटियों की संयमित मौन गाथा भी प्रस्तुत करता है। जाने POC सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी। POC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट सभी वाहनों के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, जिसका सीधा संबंध पर्यावरण से है। गाड़ी से निकलने वाले धुएं की तय सीमा को जांचने के लिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और नई गाड़ी को 12 महीने तक POC की जरूरत नहीं होती। इसके बाद हर 6 महीने या तय अवधि में जांच जरूरी होती है। POC RTO ऑफिस, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। बिना POC वाहन चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। BS3, BS4 और BS6 वाहनों की अवधि अलग अलग होती है, जो राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। राज्य में 3 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्र कर रहे प्रोत्साहन राशि का इंतजार। राज्य में स्नातक उत्तीर्ण 3 लाख से अधिक छात्राएं 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि पाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से राशि आवंटन की मांग की है, लेकिन अब तक धन नहीं मिल पाया है। विश्वविद्यालयों को सर्टिफिकेट जांच के लिए पत्र भेजा गया है। अभी भी 2 लाख से अधिक छात्राओं की जांच बाकी है। योजना के तहत कुल 5,78,000 छात्राओं ने आवेदन किया, जिनमें से 1,98,000 को राशि सितंबर तक मिली। आधार सत्यापन और चुनाव आचार संहिता के कारण पहले देरी हुई। योजना अप्रैल 2018 से चल रही है और अब तक लगभग 5.5 लाख छात्राओं को लाभ भी मिल चुका है। शिक्षा मंत्री ने बताया TRE 4 परीक्षा जल्द होगी आयोजित। बिहार के बेतिया में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा विभाग की तैयारियों की जानकारी दी और शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 परीक्षा जल्द ही आयोजित होगी, जिससे 25,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी और शिक्षकों की कमी ना हो, इसके लिए ट्रांसफर पोस्टिंग भी की जाएगी। इसके अलावा बिहार के हर प्रखंड में एक मॉडल विद्यालय की स्थापना की जाएगी और आगामी 15 से 20 दिनों में विद्यालयों का चयन कर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास की सभी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। DLED प्रवेश परीक्षा की बढ़ी अंतिम तिथि। बिहार बोर्ड ने DLED पाठ्यक्रम सत्र 2026-28 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि को बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 9 जनवरी तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। इससे पहले अंतिम तिथि 24 दिसंबर थी और बोर्ड ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है ताकि अधिकतम उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सके। उम्मीदवारों को यह सलाह दी गई है कि वे आवेदन प्रक्रिया में देरी न करें और निर्धारित नई तिथि तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करें। यह तिथि बढ़ाने का कदम छात्रों की सुविधा और लाभ के लिए है।
बिहार के इन जिलों में अंडरग्राउंड केबलिंग का होगा विस्तार। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अंडरग्राउंड केबलिंग की योजना बनाई जा रही है। बिजली कंपनी मुख्यालय स्तर पर योजना तैयार कर रही है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। जहां सड़क निर्माण के कारण अंडरग्राउंड केबलिंग संभव नहीं, वहां कवर्ड वायर लगाए जाएंगे, जिससे करंट का खतरा नहीं होगा। पटना में पहले किए गए कार्य के दूसरे चरण में अब नेहरू पथ और डाक बंगला इलाके में अंडरग्राउंड केबलिंग होगी। नई योजना की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है और अगले वर्ष कार्य आरंभ करने का लक्ष्य है। बिहार के छात्रों के यूपीएससी में प्रदर्शन पर विकास दिव्यकीर्ति ने दिए बयान। विकास दिव्यकीर्ति ने बताया कि पहले यूपीएससी में बिहार के छात्रों का दबदबा इसलिए था क्योंकि अन्य राज्यों में सिविल सेवा में रुचि कम थी। साल 2000 के आसपास रिटायर होने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारी ज्यादातर केरल और तमिलनाडु से थे, जहां 1960 से 70 के दशक में सामाजिक बदलाव और उच्च वर्ग की नौकरियों में रुचि बढ़ी थी। बिहार में बाद में सामाजिक आंदोलन हुए, जिससे युवाओं की सिविल सेवा में भागीदारी बढ़ी। अब राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में भी ये रुचि बढ़ गई है, इसलिए बिहार का पहले जैसा दबदबा अब आंकड़ों में कम दिखता है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन का होगा परिचालन। बिहार को जल्द ही एक लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और ये मांग मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने रखी थी। ऐसा प्रस्ताव है कि ट्रेन शाम को प्रस्थान कर सुबह गंतव्य पहुंचे और इस सेवा से उत्तर बिहार के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और दिल्ली की यात्रा में 5 से 6 घंटे की समय बचत होगी। वर्तमान में यह सफर 18 घंटे से भी अधिक का होता है। वैशाली पुलिस ने 4 देसी शराब की भट्टियां की जब्त। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंगा किनारे अवैध शराब भट्टियों पर बड़ी कार्रवाई की। थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह और अपर थानाध्यक्ष उदय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी में 4 देसी शराब भट्टियां ध्वस्त की गई और करीब 10,000 लीटर कच्चा महुआ जावा नष्ट किया गया। पुलिस ने शराब बनाने के प्लास्टिक व टीन के ड्रम तोड़कर उपकरणों को आग के हवाले किया और शराब कारोबारी झाड़ियों और नदी के रास्ते फरार हो गए। फरार आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का प्रभाव बिहार के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। इसी कारण राज्य में ठंड और घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हवा की दिशा में बदलाव नहीं होता तब तक ठंड से राहत की संभावना कम है। अनुमान है कि 29 दिसंबर तक शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी और इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बिहार पंचायत चुनाव से पहले मुखिया संघ ने की बड़ी मांग। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच मुखिया संघ ने पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने की मांग रखी है। संघ का तर्क है कि कई पंचायतों में जनसंख्या बढ़ चुकी है, जबकि कुछ की आबादी और क्षेत्रफल कम है, जिससे प्रशासनिक संतुलन और समान विकास से बाधित हो रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि चुनाव से पहले परिसीमन जरूरी है। अगर सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती तो संघ पटना उच्च न्यायालय का रुख करने की चेतावनी दे रहा है और इस मुद्दे ने बिहार की सियासत और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। बिहार के युवा क्रिकेटरों की पीएम मोदी ने की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवा क्रिकेटरों वैभव सूर्यवंशी और साकिबुल गनी की सांसद खेल महोत्सव में प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अब देश में खेल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और खिलाड़ियों का चयन केवल मेहनत और प्रतिभा के आधार पर होता है, न कि पहचान या रसूख से। पीएम मोदी ने 2014 से पहले खेल व्यवस्था में गड़बड़ियों का जिक्र किया, जिससे गरीब और ग्रामीण बच्चों को अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब छोटे शहर और गांव के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखा रहे हैं और उन्होंने युवाओं के हालिया असाधारण प्रदर्शन को भारत की सच्ची ताकत बताया। पटना जैविक उद्यान में जन्मे ज़ेबरा शिशु का सीएम नीतीश ने किया नामकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन गुरुवार को संजय गांधी जैविक उद्यान का भ्रमण किया और 17 वर्षों के बाद जन्मे ज़ेबरा शिशु का नाम समृद्धि रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वन्य जीव स्वास्थ्य प्रबंधनों प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वन्य जीवों की देखभाल और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान में पौधरोपण, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों और स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। बच्चों और आगंतुकों की सुविधा के लिए उन्होंने अधिक स्कूली भ्रमण और जल्द टॉय ट्रेन शुरू करने का निर्देश भी दिया। मनरेगा के जरिए 2 सालों में 4,807 खेल मैदानों का हुआ निर्माण।
बिहार के गांवों में मनरेगा के जरिए खेल संस्कृति को नया जीवन मिल रहा है और खेती और मजदूरी तक सीमित पहचान वाले गांवों में अब खेल मैदान, प्रतियोगिताएं और युवाओं का उत्साह दिखने लगा है। बीते 2 वर्षों में 4,716 से अधिक पंचायतों में 4,807 खेल मैदान बनाए गए हैं। 5,341 मैदानों के लिए 522 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ, जिसमें करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इन मैदानों से युवाओं को गांव में ही अभ्यास की सुविधा मिली है, जिससे स्वास्थ्य, अनुशासन और नशा मुक्ति को बढ़ावा मिला है। मंत्री के अनुसार ये मैदान रोजगार, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य का प्रतीक बन रहे हैं। धोनी की सलाह ने झारखंड को इस मैच में बनाया चैंपियन। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। इस युवा टीम की सफलता के पीछे भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी का अहम योगदान माना जा रहा है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी शाहबाज नदीम के अनुसार सीजन शुरू होने से पहले कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति, खिलाड़ियों के चयन और रणनीति में धोनी की सलाह ली गई थी। धोनी झारखंड के घरेलू खिलाड़ियों के प्रदर्शन, आंकड़ों और उनकी ताकत व कमजोरियों पर लगातार नजर रखते हैं। टूर्नामेंट के दौरान भी वह अधिकारियों और कोचों से जुड़े रहे और टीम को मार्गदर्शन देते रहे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1904 में दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का उद्घाटन हुआ था। 1935 में विद्यानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध संत महात्माओं में से एक है। 1929 में तारक मेहता का जन्म हुआ था। ये गुजराती साहित्यकार थे। 2024 में मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 1989 में के शंकर पिल्लई का निधन हुआ था, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट थे। 1986 में बीना दास का निधन हुआ था। ये भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। जाने व्हाट्सएप चैट रिकवर करने के आसान तरीके। व्हाट्सएप में कई जरूरी चैट्स होती है जो गलती से डिलीट हो सकती है और बिना क्लाउड बैकअप के भी कुछ तरीकों से इन्हें रिकवर किया जा सकता है। एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप लोकल चैट फाइल स्टोर करता है और इसके लिए फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप के बाद डेटाबेसेस फोल्डर खोलकर हाल की डेट वाली फाइल्स देखें। अगर फाइल्स मौजूद हो तो ऐप को बिना डेटा क्लियर किए अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल करें। नंबर वेरिफिकेशन के बाद व्हाट्सएप लोकल बैकअप से चैट रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। दूसरा तरीका यह है कि सामने वाला व्यक्ति चैट एक्सपोर्ट करके आपको भेज दे, जिससे कम से कम कंटेंट मिल सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, विदेह राज्य के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? ए सुकेतु, बी विजया, सी तीर्थकर या फिर डी जनक? इसका सही जवाब है डी जनक। हमारा दूसरा सवाल है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, बी पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या फिर डी ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत? इसका सही जवाब है सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। हमारा तीसरा सवाल है, किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? ए 1936, बी 1938, सी 1930 या फिर डी 1912? इसका सही जवाब है डी 1912। हमारा चौथा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश से संबंधित है? ए भारत, बी रूस, सी अमेरिका या फिर डी जापान? इसका सही जवाब है सी अमेरिका। हमारा पांचवा सवाल है, किस भारतीय शहर को हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अमृतसर या फिर डी हैदराबाद? इसका सही जवाब है ए मुंबई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पवन कुमार, लक्ष्मी मेहता, गीता देवी, अशोक दास, विकास कुमार, चंदन कुमार, पप्पू चौधरी, प्रमिला कुमारी, राजकुमार, सोनाली कुमारी, संजीव कुमार, पंकज राज, दयानंद सिंह, रामलाल सोरेन, निधिनाथ, रंजय तिवारी, श्वेता रॉय, सविता कुमारी, अब्दुल मन्नान, राम बाबू दास, प्रियांशु कुमार, सुरेंद्र बेसरा, राम बाबू यादव, पंचानन सिंह, राकेश पाठक, पूजा सिंह, नौशाद रजा, पुरुषोत्तम कुमार, सिकंदर कुमार, सूरज राय, मनोज कुमार, विनोद शाह, राजीव कुमार, श्रवण कुमार, दिवाकर कुमार, बबलू कुमार, रुपेश कुमार और सरिता शुक्ला।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार आम जनता की समस्याएं सही तरीके से सुलझा रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।